दोस्तों इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स की आज हम लोग बात करेंगे। आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हम लोग इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पढ़ने वाले हैं। उन रूल्स में आज मैं डिटेल में उनके बारे में नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि ये जो इंडेफिनिट टेंस होता है ये जनरली कब किस कंडीशन में यूज होता है। देखो दोस्तों, जब भी हम लोग हैबिचुअल सेंटेंस की बात करते हैं, कोई आदतन सेंटेंस की बात करते हैं या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, या कोई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जैसे आई रीड अ बुक या आई टेल स्टोरी या आई टीच या आई स्लीप, इस तरह से किसी वाक्य की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में हमको ये सिखाया गया है कि इंडेफिनिट टेंस जो अंत में ता, ते या ती आता है ना, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, तो आप 80% जो है इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस ता, ते, ती से हिंदी में आप पहचान सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि इसको इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई फिक्स समय का बोध नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही हो, ठीक है। जैसे आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो हर सुबह में जो है वॉक पर जाता हूँ। अब वो सुबह जो है वो बीते हुए कल की भी सुबह हो सकती है, आज की सुबह भी हो सकती है और आने वाले फ्यूचर की सुबह भी हो सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो समय है ना उसका बोध नहीं हो पा रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है। जैसे द प्लेन अराइव्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है प्लेन आता है, तो भाई ये एक कंटिन्यूटी की कोई बात है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, तो वो कौन क्या हो रहा है, हैबिचुअल्स की बात हो रही है। तो इस तरह का बहुत डिटेल में मैं रूल स्टेप बाय स्टेप रूल्स के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचान सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आज हमको पूरा फोकस जो है हमारे स्ट्रक्चर पर करना है। अब आप देखें हम करने क्या वाले हैं। दोस्तों टेंसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सेंटेंस को जो है 12 सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग एग्जैक्टली आज वही करने वाले हैं। हम आपके सामने ये जो टेबल मैंने बनाया है इसमें हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी रूपरेखा में बता देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम पूरा एक हमारा ऐसा कॉलम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें हम लोग 1, ये 2, ये 3 और 4, चार हमारे ऐसे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद उसमें कितने कॉलम, 1 और 2, तो टोटल हमारे कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 12। तो हम लोग उसमें 12 सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो सेंटेंसेस में हम लोग सेंटेंस को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक तो हमारा होता है अफर्मेटिव। कैसा होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब आपका सकारात्मक सेंटेंस। फिर सेकंड में लेने वाला हूं नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव। क्या? INTEROGATIVE। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आपके कहलाएंगे इंट्रोगेटिव। और फोर्थ वाला जो है वो होता है मिश्रण, किसका? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आप बोल दो, क्या कहेंगे उसको? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो समझ में आ रहा है हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? तो यहां हम लिखेंगे अफर्मेटिव, ठीक है। पहला हमारा अफर्मेटिव हो गया, फिर हमारा नेगेटिव हो गया, फिर हमारा इंट्रोगेटिव हो गया और फिर हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। उसमें फिर ये हमारा प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का है और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्यूचर का। तो फिर सबके हम लोग दोस्तों उसका एग्जाम्पल, उसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका डिटेल, उसका एग्जाम्पल सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सभी के अभी हम लोग किस पे कंसंट्रेट करेंगे? इंडेफिनिट पे। उसके बाद फिर हम लोग आगे का
स्टडी करेंगे। तो ये बात तो आपको क्लियर हुई दोस्तों, ये स्ट्रक्चर क्लियर करना बहुत जरूरी है, बेसिक और फाउंडेशन का पार्ट है। उसके बाद हम लोग रूल्स वाले पार्ट पे आएंगे। भाई पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि अलग अलग इसके क्या फॉर्मूलेज है, कैसे वो कन्वर्ट होते हैं, आपके जो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, पास्ट को फिर उसको इंट्रोगेटिव में कैसे करना है, उसके फॉर्मूले क्या है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ी है, आपका एक रिविजन हो जाएगा और आपका एक तरह से आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा, जिसके थ्रू फिर हम लोग एरर्स पे और आगे के रूल्स करने वाले हैं दोस्तों। चलिए तो बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, लगभग आपको पता हो गया। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो ये इंडेफिनिट क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसमें एक समय का बोध नहीं होता है। हिंदी में हम लोग देखो उसको ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हर सेंटेंस ता, ते या ती से याद, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, बट मैं कहूँगा 70-80% ही ये वाला रूल फॉलो करते हैं, है ना। बाकी के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो आप लोग जो है जैसे एक याद रख लो कि ता, ते, ती कभी भी हिंदी में आए, मैं खाना खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, हम चलते हैं, हम पढ़ते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, लेकिन इससे कहीं आगे है। चलिए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट, साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है, रोज के इस्तेमाल करने वाले वाक्य होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर, भविष्य के हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे I drink water या I teach you या we go to market या my mother cooks food या she prepares note। तो ये अभी का कोई कार्य हो रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, हम सब बात कर रहे हैं, तुम मेरा काम करते हो, ठीक है। इस तरह का अभी का जो काम चल रहा है वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। कैसे वाक्य, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, मतलब इसमें कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है। एक साधारण वाक्य हम लोग कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं उसको बोलते हैं सकारात्मक या फिर अफर्मेटिव, ठीक है, क्लियर है। चलिए स्ट्रक्चर इसका लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था, लेकिन यहाँ रुक गया था, उसके आगे नहीं था, इसलिए मैंने वापस इसको रिपीट कर दिया। चलिए फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है और फिफ्थ फॉर्म जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में हम लोग अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, आई, यू, वी, दे, एक से ज्यादा है तो फर्स्ट फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट और ये सारे वर्ड हो। और फिफ्थ का मतलब क्या होता है, V5 का मतलब क्या होता है, ठीक है, V5 का मतलब होता है वर्ब के साथ या तो s लगेगा या फिर es लगेगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, आपका एडजेक्टिव आ सकता है, आपका एडवर्ब आ सकता है, आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो, ठीक है। चलिए अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, हर एक वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ या तो आपका ed लग जाएगा, ठीक है, या फिर उसका जो अलग ही जो फॉर्म होता है, इसका जो भी हमारा वर्ब है वो मेन वर्ब है उसका, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सब्जेक्ट विल और शैल दोनों में से कोई एक, ठीक है, ऑब्लिक मतलब आइदर या तो विल लगाओगे या फिर शैल लगाओगे, दोनों में से कोई एक। और हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपका विल शैल आया उसके बाद वर्ब हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ही होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जो है एज इट इज कोई वर्ड है ना तो वो प्लूरल होता है। अब सवाल उठता है विल कहां लगाएं, शैल कहां लगाएं, तो ये शैल जो है ये आई और वी इन दोनों के साथ शैल लगता है, और विल जो है
बाकी सब के साथ जो है, बाकी सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं सबके साथ जो है विल लगता है। ठीक है, बस ये याद रखो कि शैल ना लगाना, जहां आई और बी आपका सब्जेक्ट है वहां पे आपको आई और बी आपका सब्जेक्ट है वहां पे आपको शैल लगाना है, बाकी सारी जगह पे आपको विल लगाना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ध्यान दो जरा, ही आया है यहां पे, ही क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, एक की बात हो रही है, ठीक है, सिंगुलर। अब देखो आप स्पीक्स, तो ये स्पीक के साथ एस लग जाएगा, मतलब V5 लग जाएगा। ये क्या है आपका? V5 है ना? तो ही स्पीक्स द ट्रूथ। क्लियर है? फिर ये देखो दे जो है ये प्लूरल फॉर्म है, वे है ना? दे डिपेंड ऑन मी, वे मुझ पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आश्रित है, वे मुझ पर आश्रित है, तो डिपेंड के साथ एस नहीं लगेगा। ये हमने जो प्रोनाउन के और वर्ब्स के जो हमने रूल्स पढ़े थे उसमें भी देखा था ना दोस्तों, कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वही यहां पर आ रहा है। ठीक है ना? कि ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पे एस नहीं आएगा। ठीक है, और नहीं। चलिए इधर देखो, तो स्पीक का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होता है? स्पोक। स्पीक का जो सेकंड फॉर्म स्पोक, तो ही स्पोक द ट्रूथ, बस सेकंड फॉर्म करना है, बाकी वैसे ही। दे डिपेंडेड, की दिया गया है, डिपेंडेड ऑन मी। क्लियर है? यहां पे देखें ही के साथ विल आता है, ही विल स्पीक द ट्रूथ, स्पीक्स नहीं होगा। ठीक है, विल के बाद स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक होगा। ही विल स्पीक द ट्रूथ, दे विल डिपेंड ऑन मी। क्या हो जाएगा? दे विल डिपेंड ऑन मी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो जरा। नेगेटिव सेंटेंस आप देखें कि ये जो डू डस का यूज कहां हो रहा है? जब इंडेफिनिट का जब नेगेटिव करने जाते हैं हम लोग, जब नेगेटिव सेंटेंस लाते हैं वहां डू और डस का यूज आ रहा है। देखो आप फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वापस आ गया। देखो ये ES का जो मामला है, या जो वर्ब 5 का जो मामला है, वो केवल और केवल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आता है, उसके अलावा कहीं नहीं लगता है, ना नेगेटिव में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, कहीं नहीं लगता है V5। केवल मात्र कहां लगता है? इस अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। अब आप बोलेंगे सर डू नॉट कहां आता है, डज नॉट कहां आता है? देखो भाई वही रूल है, इससे पहले बताया था। डू जो है वो प्लूरल्स के साथ, इसके साथ प्लूरल के साथ, इसमें दो लोगों को और जोड़ दो, किस को? आई को और यू को। आई और यू चाहे वो सिंगुलर है लेकिन आएंगे प्लूरल में। ठीक है, याद रहेगा, सारे एक से ज्यादा और आई और यू, ये तीनों को मिला दो तो उनके साथ डू नॉट, डज नॉट का सारे सिंगुलर, बाकी सारे सिंगुलर सबके साथ डज नॉट। मैंने लिखवाया था आप लोगों को प्रोनाउन उसमें कि डू जो है आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, एक से ज्यादा वालों के साथ, और डज जो है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, कोई भी सिंगुलर किसी का भी नाम आया सबके साथ डज आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये अदर वर्ड, ये कभी भी देखो कई बार ये गड़बड़ होती है। देखो क्या मैं बताता हूं, एग्जांपल देखो, ही सिंगुलर है तो यहां पर क्या आ गया? डज नॉट, और ये स्पीक्स द ट्रूथ अगर हुआ तो ये गलत हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको कि अगर आपका ये डू नॉट, डज नॉट, ये वाले हेल्पिंग वर्ब आ गए तो आपका जो मेन वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा सर? प्लूरल फॉर्म में, मतलब यहां पर एस नहीं आएगा। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसके एरर आते हैं, बहुत एरर क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पे ही देखो, ही डज नॉट स्पीक्स द ट्रूथ, सुनने में देखने में भी लगता है कि सही है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये याद रखना। ये जो एस का जो मामला है ना V5 वाला, ये केवल और केवल आपका पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगता है। अगर आपने मना कर दिया डज नॉट, तो यहाँ पे स्पीक होगा, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्लियर हो रही मेरी बात? चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, कुछ भी हो, नेगेटिव में आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना है। ठीक है, he does not speak the truth। यहां देखो दे प्लूरल फॉर्म था,
डज जो है वो सिंगुलर्स के साथ, उसमें ही शी इट सारे सिंगुलर वर्ड आ गए। डू और डज के बाद अगर कोई आपने वर्ब लगाया तो वो वी का वन प्लूरल फॉर्म लगेगा, V5 नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड। ये तो हो गया हमारा। इसका नहीं, इसका देखो ही स्पोक द ट्रुथ दे डिपेंडेड ऑन मी, ठीक। इसको देखो अब ये इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट क्या हुआ, इसमें पास्ट टेंस में डू डज का नहीं होता है, पास्ट टेंस में एक ही वर्ड होता है, डिड होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब आप देखो ही के साथ भी डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपका अदर वर्ड, दे के साथ भी डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है। तो ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, यहां पर दे डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर कर लो दोस्तों। डिड आया, डज डज कुछ नहीं होता। चलिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल से क्लियर हो गया आपको। he will speak the truth, they will depend on me। इधर देखो सब्जेक्ट विल शैल, ये बहुत इजी है ना। इसमें क्या करना है, विल और शैल बस सीधा नॉट लगा देना है, या तो विल नॉट या फिर शैल नॉट। तो he will not speak the truth और they के साथ भी मिल आता है, they will not speak the truth। चलिए ये क्लियर है आपका। अब नंबर थर्ड हम लोग बात करेंगे किसकी, इंट्रोगेटिव की। तो यहाँ पे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या पोस्ट करके कॉपी करो वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं दोस्तों, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिस्टमैटिक और अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब मैं बस ये एक एक कॉलम आपका मिटा के हम लोग नेक्स्ट कॉलम पढ़ने वाले हैं। आप लोग बस मेरी बात को सुनेंगे अब, और जब मेरा ये पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। जब तक मेरा ये यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये फिर पिछला वाला हमारा है, ठीक है। एक एक कॉलम करके हम लोग उसको क्लियर करने वाले हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव था, ठीक है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव हो गया। अब नंबर 3 कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, नंबर 3। नंबर 3 हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, ठीक है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव। अब आप देखो इसका फॉर्मूला दोस्तों, देखो यहाँ पर नेगेटिव जब हमने किया था तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट किया था, ठीक है ना, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। अब हम क्या करेंगे, इधर आपका डू और डज पहले आ जाएगा, डू और डज आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो डू या फिर डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपके अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, आपके अदर वर्ड्स। इधर देखो, इधर आपका हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे अदर वर्ड्स के बाद आपको क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी लगाना है, लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान दो जरा, विल या फिर शैल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। चलिए एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल हम लोग सेम एग्जांपल पे चलाएंगे ताकि हमारी पूरा उसको समझ सके। ध्यान दो जरा, यहाँ पे शुरू किया था हमने, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस दिया था, ही स्पीक्स द ट्रुथ, ये दिया था। फिर उसका नेगेटिव हमने किया, he does not speak the truth, क्या किया, he does not speak the truth। अब इसका इंट्रोगेटिव ले लेंगे तो he के साथ क्या आता है, do और does में से कोई एक चूज करना है, तो ये हो जाएगा does he speak, does he speak
वो सच बोलता है, क्या वो सच बोलता है, इस तरह से। तो डज ही स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। इसका पास्ट टेंस करो तो क्या हो जाएगा सर, डिड ही स्पीक्स नहीं, क्या होगा, स्पीक, ये इंपॉर्टेंट है। डिड ही स्पीक द ट्रूथ, डिड ही स्पीक द ट्रूथ, क्या उसने सच बोला। देखो हिंदी में कैसे होगा इसका मीनिंग, देखो हिंदी में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो he speaks the truth मतलब क्या, वो सच बोलता है। यहाँ पर he does not speak the truth, वो सच नहीं बोलता है। यहाँ पर does he speak the truth, क्या वो सच बोलता है। did he speak the truth, क्या वो सच बोलता था, या फिर क्या उसने सच बोला। इस तरीके से भी बोल सकते हो, क्या उसने सच बोला, ठीक है। चलिए आगे, तो ये हो गया did he speak the truth। इसका ले लेते हैं सेकंड एग्जांपल, they do not depend on me, तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा। yes do they, क्या हो जाएगा, do they depend। देखो एस कहीं भी नहीं लगेगा, आप देखना केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अलावा कहीं पर भी V5 नहीं लगाना है आपको, हमेशा V1 आएगा। तो ये do they depend on me, ठीक है। इधर क्या हो गया, did they, ठीक है, ये दे आपका सब्जेक्ट हो गया, डिपेंड जो है वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ऑन बी जो है वो आपके अदर वर्ड्स हो गए। क्लियर है ये। फ्यूचर का देख लेते हैं, तो ये क्या होगा आपका, विल शब्द में से एक लेना है, तो ही के साथ विल आता है, तो विल ही स्पीक द ट्रुथ, क्या वो सच बोलेगा। विल ही speak the truth, क्या वो सच बोलेगा, ठीक है। इधर will, यहाँ पे भी दे के साथ भी will, I और we होता तो हम लोग शैल लगाते हैं, तो will he speak the truth, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और मैं दूं कि क्या मैं सच बोलूंगा तो क्या होगा, shall I, क्या होगा, shall I speak the truth, या shall we speak the truth, ठीक है। लेकिन इसमें जब मॉडल की तरह भी यूज होता है, shall I speak the truth मतलब क्या मैं सच बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पे आर वन नहीं होता तो shall लगता है, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए ये पूरा क्लियर हुआ, फॉर्मूले इसके मेन है, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ वाला नेक्स्ट करते हैं। अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ना लें, अभी बस ये मैं इसको कंप्लीट करूं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट में या उसको कॉपी करना, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये जो स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा एकदम फॉर्मूले भी बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, एग्जांपल्स भी है, और बार-बार अगर आप 2-3 बार इसको रीड करोगे स्ट्रक्चर को, वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका याद रखने का चीजों को। चलिए देखिए, तो ये थर्ड वाला हमारा हो गया। देखो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा सर नेगेटिव, दोनों का मिक्सचर है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मैं एक खास बात बताता हूं आप लोगों को, ये जो सेंटेंस है वैसे तो कम यूज होता है, कोई प्रैक्टिकली बात करें तो इसके वाकई काम होते हैं, पर इसका मीनिंग जो है ना निकल के पॉजिटिव आता है। जैसे ये isn't he my friend, aren't you my friend, ain't I your friend, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो इसका क्या मतलब है, इस तरह का जब क्वेश्चन बोलते हैं कि क्या यार, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते, क्या मैंने आपको नहीं बुलाया था, तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ मैंने आपको बुलाया था, लेकिन एक तरह से क्रॉस क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन वाली बात होती है, ठीक है। क्या आप मुझे नहीं जानते हो, है ना, डोंट यू नो मी, इसका क्या मतलब है कि असल में आप मुझे जानते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से इंक्वायरी करने वाले क्वेश्चंस होते हैं,
कंफर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर में हम लोग इसको पढ़ लें तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो इजी है दोस्तों, इसके ना दो स्ट्रक्चर बनते हैं, ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसके ना दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ये है, ये फर्स्ट वाला इजी है, देखो डू या फिर आपने लगाया डस, ठीक है। उसके बाद आपने लगाया सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आप क्या करो, नॉट लगा दो। क्या लगा देंगे, ये नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ गए, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर में बताओ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और क्या है, जैसे आप मान लो कंबाइन कर रहे हो, आप तो डू नॉट को या डज नॉट को कंबाइन करो, उसको बोलते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको। तो अगर आप जब भी तो दोनों को कंबाइन करते हो, जैसे डू नॉट का कॉम्बिनेशन होता है डोंट, उसका एब्रिविएशन क्या होता है डोंट, या डज नॉट का डजंट। तो अगर वो लिखना है आपको तो वो शुरू में लिख दो, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाएगा, डू का क्या हो जाएगा यहाँ पे डोंट, और डज का लिखना है क्या होगा, वो हो जाएगा डजंट, में क्या हो जाएगा डजंट, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बाद में नॉट नहीं लगाना है, नॉट का तो पहले ही हमने लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो है अदर वर्ड्स। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ध्यान से क्या था, डज ही स्पीक द ट्रुथ। तो अगर पहला वाला फॉर्मूला देखो तो क्या होगा, डज ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या होगा दोस्तों, डज ही नॉट स्पीक द ट्रुथ। और अगर दूसरा वाला लेना है तो क्या होगा, डजंट ही स्पीक द ट्रुथ, क्या होगा, डजंट ही स्पीक द ट्रुथ। भाई आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट वाला यूज करो या सेकंड वाला यूज करो, मीनिंग वगैरह सब कुछ एक ही है। बस ये है कि नॉट को सेपरेट करना है तो फिर आप सब्जेक्ट के उसको सब्जेक्ट के बाद में लिखो, ठीक है, और एक साथ लिखना है तो शुरू में ही लिखो, ठीक है। तो जैसी मर्जी आपको वैसा आप कर लो, है ना। हमारे पास केस की कमी, हम लोग एक ही एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट वाला, है ना। क्या हो जाएगा, देखो हमारा एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा डज ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या हो जाएगा, स्पीक द ट्रुथ। और अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, डोंट, सॉरी डोंट नहीं, इसको भी हम लोग वही देते हैं, डू दे नॉट डिपेंड ऑन मी, अच्छा दोनों में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, देखो डज ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, ऐसे पूछते हैं, डज ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या वो सच नहीं बोलता है। भी उसको एकदम गुस्से से आप लोग उसको बोल रहे हो कि यार कैसी बात कर रहे हो आप, क्या वो सही नहीं बोलता है, क्या वो सच नहीं बोलता है। इसका क्या मतलब है कि हाँ वो सच बोलता है, आप मानते क्यों नहीं हो, ठीक है। इसको देखो, डू दे नॉट डिपेंड ऑन मी, क्या वो मुझ पर आश्रित नहीं है। इसका क्या मतलब है, मैं उनको वो करवा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ, कंफर्म करवा रहा हूँ कि भैया वो मुझ पर आश्रित है, मान क्यों नहीं रहे हो आप, ठीक है। तो ये बोलना, इसका जब नेगेटिव आपका प्रश्न भी पूछ रहे हो और नेगेटिव भी बोल रहे हो, जब दोनों चीजें आ गई है ना, इसका मतलब आप उसको, आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो रहा है ना। जैसे डोंट आई नो यू, क्या मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मतलब भैया मेरे मैं आपको जानता हूँ, क्लियर हो रही है बात। तो देखो इस तरीके से भी लिखोगे तो बराबर है, डज ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है, और डजंट ही स्पीक द ट्रुथ वो भी करेक्ट है। वैसे ही डू दे नॉट डिपेंड ऑन मी भी करेक्ट है, और डोंट दे डिपेंड ऑन मी वो भी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है, दोनों फॉर्मूले हमने लिखे। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस में ये झमेला नहीं है यार, डू डज का भी जो प्रॉब्लम है वो भी हमारा बस इसी का है। इसमें तो सीधा आपको एक ही वर्ड लेना है, डिड वाला। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, या फिर आप इसको ले सकते हो डिड, DIDNT। अच्छा बोलो क्या होता है DIDNT, क्या होता है, डिडंट, डिडंट क्या होता है,
डिडेंट होता है या डिडेंट होता है? ये दोनों ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसमें डिंट होता है। क्या होता है? डिंट, डिंट, डिंट। कैसे याद रखना है भाई? जैसे क्लोरमिंट वैसे ही डिंट, ठीक है। तो क्लोरमिंट से याद रखना डिंट। इसको डिडेंट मत बोलो, डिडेंट बोलते हैं ना, डिडेंट। व्हाई डिडेंट यू कम? डिडेंट नहीं होता, डिंट होता है। व्हाई डिडेंट यू कम? याद रखना, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है, अगर नॉट अपन ने यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया तो उसके बाद सीधा डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों सेम मीनिंग है। फिर एग्जांपल जैसे ये क्या हो जाएगा इधर? डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ? इधर क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट, डिड ही नॉट। कलर चेंज हो गया। चलिए इससे लिख देते हैं हम लोग डिड ही नॉट स्पीक द ट्रूथ, है ना। या फिर आप इसको बोल सकते हो डिड ही स्पीक द ट्रूथ, मतलब क्या उसने सच नहीं बोला था, ठीक है, या क्या वो सच नहीं बोलता था, इस तरह से। या फिर ये हो जाएगा आपका डिड दे नॉट डिपेंड ऑन मी, क्या वो मुझ पर आश्रित नहीं है, मतलब नहीं थे, सॉरी, क्या वो मुझ पर आश्रित नहीं थे, मतलब हाँ हमेशा या वो मुझ पर ही आश्रित थे। क्लियर हो गई है बात? चलिए ये इसका तो फ्यूचर का तो बहुत सीधा सीधा काम है, पहले से हेल्पिंग वर्ब है, बस विल के साथ नॉट लगा दो, काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला क्या है आपका? विल या फिर शैल, क्या हो जाएगा आपका? विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक। एग्जांपल देख लेते हैं, यही वाला विल ही स्पीक द ट्रूथ क्या हो जाएगा भाई? विल ही, क्या होगा यार, अलग अलग कलर्स में नहीं प्रॉब्लम होता है। चलिए विल ही नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखो दोस्तों, जैसे ये विल शैल प्लस नॉट, अगर इसी को मिक्स किया तो क्या हो जाएगा? विल नॉट को मिलाओगे तो क्या होता है? विल नॉट को मिलाओगे तो बताएगा कोई क्या होता है? क्या होता है? विलेंट, विलेंट नहीं होता है, वोंट होता है, ठीक है। विल नॉट को जब भी हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म, तो क्या होता है पता है? वोंट। देखो ये WON, T क्या हो जाएगा विल नॉट का एब्रिविएटेड फॉर्म? वोंट, वोंट ही, नॉट नहीं लगेगा, वोंट ही स्पीक द ट्रूथ। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएगा? वोंट ही स्पीक द ट्रूथ। वैसे ये देखो, ये विल ही स्पीक द ट्रूथ हो गया ना, विल ही स्पीक, ये मैंने रिपीट कर दिया आपको, अरे गड़बड़ हो गया। ये दूसरा एग्जांपल है, ये डिपेंड वाला है, ये लिख लेते हैं हम लोग विल ही डिपेंड ऑन मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इधर देखो आप, तो इसको अगर हमको इसमें करना है तो विल ही नॉट डिपेंड ऑन मी, क्या हो जाएगा? विल ही नॉट डिपेंड ऑन मी। या फिर क्या कर सकते हैं? विल और नॉट मिलके क्या होता है? वोंट। क्या होता है? वोंट, वोंट ही डिपेंड ऑन मी, क्या हो जाएगा? ये हो गया वोंट ही डिपेंड ऑन मी, वोंट ही डिपेंड ऑन मी, क्या वो मुझ पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखो शैल का शैल नॉट क्या होता है? शैलेंट नहीं, यही तो गड़बड़ है। शैल का शैलेंट नहीं होता है, वो क्या होता है? शेन। क्या होता है? शेन। क्या होता है? SHAN, T, शेन। क्या होता है? शेन, SHAN, ठीक है। शैलेंट नहीं होता, SHAN, T, शेन। क्या हो जाएगा? शेन डाइज